देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है ब्रेस्ट कैंसर और इसके अलावा आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के हवाले से। और इस हवाले से आज हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर अरशदुल्ला खान, कंसल्टेंट जनरल ऑन्कोलॉजी एंड ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी सर्जन, सऊदी नेशनल हॉस्पिटल मक्का मुकर्रमा। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यासिर? कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ये हमारे लिए इंतहाई सादत की बात है कि आप सरज़मीन हिजाज़ से जो है वो तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका इन्विटेशन। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे कि जैसा कि मौजू के हवाले से आपसे मैं पूछना चाहता था ब्रेस्ट कैंसर, तो मैं चाहूँगा कि हमारे आप व्यूवर्स को बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली क्या है कि छाती के अंदर जो है वो एक एबनॉर्मल ग़दूद का नमूदार होना। ये ग़दूद जो है वो गुठली की शक्ल में नमूदार होती है और छाती के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तग़य्युरात लेकर आती है। वो क्या हो सकती हैं? सबसे पहले जो है छाती के अंदर गुठली का नमूदार होना, छाती की रंगत का तब्दील हो जाना, निपिल का अंदर की तरफ चले जाना, छाती का एक ख़ास किस्म की शक्ल में तब्दील होना जिसे हम कहते हैं प्लूरियो ऑरेंज, यानी कीनू के छिलकों की तरह। बाज़ कंडीशन में निपिल का डिस्चार्ज हो जाना। तो ऐसा एबनॉर्मल सेल जो कि छाती के अंदर इस किस्म की अलामत लेकर आए तो वो कहलाता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी तशख़ीस के हवाले से या डायग्नोस के हवाले से अगर देखा जाए तो मरीज़ को किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है? जी, ब्रेस्ट कैंसर जो है बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है और हर कोई जो है ब्रेस्ट कैंसर का इलाज नहीं कर सकता। इसकी तशख़ीस के मुख्तलिफ़ मराहिल होते हैं। पहला जो सबसे पहला मरहला होता है कि आप अगर कभी आपकी गुठली नमूदार हो जाए, जो ये सारे अलामत जो मैंने बयान किए वो मौजूद हों, तो आपको फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना है। डॉक्टर आपको मुआयना करेगा और मुआयना करने के बाद आपकी उम्र की मुनासबत से या तो अल्ट्रासाउंड आपको प्रिस्क्राइब करेगा या आपको मेमोग्राम बताएगा। अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राम के बाद अगर आपकी गुठली का जो क्लासिफिकेशन है वो 4 और अबव आती है तो आपको इसकी तशख़ीस के लिए बायोप्सी की ज़रूरत होती है। ठीक है। बायोप्सी बेसिकली है क्या? बायोप्सी बेसिकली एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जो निडल के ज़रिए जो है हम सुन करके उस एरिया को छोटे से गोश्त का टुकड़ा निकाल के टेस्ट के लिए भेजते हैं और इस टेस्ट के नतीजे में जो है हमें तशख़ीस का पता चलता है कि आइदर ये ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, नाज़रीन को हमारे ये भी बताइए कि बर वक्त अगर ना इलाज करवाया जाए या अवॉइड किया जाए, क्योंकि नॉर्मली ये भी देखने में आई है बात ख़ास तौर पर इन ममालिक में जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखें, कैंसर जो है वो लाइलाज मर्ज़ नहीं है। अगर इसकी जल्दी तशख़ीस हो जाए तो कैंसर जो है उसका इलाज मुमकिन है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर जहाँ हम रहते हैं पेशेंट के अंदर अवेयरनेस नहीं है। अगर आप ब्रेस्ट कैंसर को बर वक्त तशख़ीस नहीं करेंगे तो कैंसर आपके पूरे जिस्म में फैल जाएगा और लाइलाज स्टेज की तरफ चला जाएगा, जिससे क्या होता है कि आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ अर्ली डिटेक्शन अर्ली क्योर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इंडिकेशंस के हवाले से अगर बात की जाए तो आप क्या समझते हैं कि ख़वातीन को अपनी छाती में ऐसी क्या तब्दीली महसूस हो तो ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा सकता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? देखिए, मैं तमाम ख़वातीन से गुजारिश करूँगा कि आपकी छाती के अंदर अगर मुंदरज अलामत मौजूद हों, यानी गुठली का सख्त किस्म की गुठली का नमूदार होना, वो गुठली आपके छाती के अंदर किसी जगह पे फिक्स हो गई हो या वो गुठली जो है आपके स्किन के ऊपर जो है वो कुछ तग़य्युरात लेकर आ रही हो, मिसाल के तौर पे स्किन का जो है वो तब्दील हो जाना, स्किन के ऊपर जो है वो कीनू के छिलकों का नमूदा की तरह शुबा हो जाना, या निपिल का अंदर चले जाना, या निपिल के अंदर गुठली की वजह से निपिल के अंदर से डिस्चार्ज का नमूदार होना, जैसे ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है या कोई और डिस्चार्ज हो रहा है। अगर ये अलामत आपको होती हैं या बगल में गुठली हो और ब्रेस्ट में कुछ ना हो, बगल की गुठली महसूस हो रही हो, तब भी आप तशख़ीस के लिए डॉक्टर के पास जाएँ। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि नॉर्मली एक केस जो है जो कि मैंने भी एक पेशेंट का देखा है, तो वो ये था कि उनके निपल के करीब तो कुछ नहीं था, लेकिन इवन जो छाती का जो उभार है
वहाँ पर कुछ दाने नमूदार हो गए थे और इवन स्किन में रेडनेस भी आ गई थी। तो आया कि ये भी उस तरफ जा सकता है आगे जाके? देखिए, जो स्किन अगर रेड हो जाती है तो आमतौर पे ये कैंसर की अलामत नहीं होती। ठीक है। अगर स्किन रेड है तो ये आमतौर पे इन्फेक्टिव या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से होता है। तो आमतौर पे अगर जब भी स्किन के अंदर रेडनेस होती है या फिर जो है वो दर्द होता है या पेन होता है, तो दाने भी जैसे निकल आए, दाने भी निकल जाए तो ब्रेस्ट एब्सेस या बिनाइन कंडीशन है, लेकिन उस सूरत में भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है। और जाने के बाद जो है आपको अल्ट्रासाउंड तो एटलीस्ट करवाना चाहिए। ठीक है, ताकि मजीद तशखीस हो सके। मजीद तशखीस हो सके। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ही अहम सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगा कि आया कि सर्जरी ही ब्रेस्ट कैंसर का वाहिद हल है? नहीं, बेसिकली देखें, ब्रेस्ट कैंसर की जो ट्रीटमेंट है उसके 3-4 मराहिल होते हैं और ट्रीटमेंट जो होता है वो अकॉर्डिंग टू स्टेज होता है। स्टेज 1 का ट्यूमर होता है तो हम रिकमेंड करते हैं कि सर्जरी करवाई जाए। ठीक है। उसके बाद हम जो है कीमो या रेडिएशन थेरेपी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डिजीज़ क्लासीफाई करते हैं। अगर स्टेज 3 और अबव होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले कीमोथेरेपी देते हैं ताकि साइज़ छोटा हो जाए और उसके बाद हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। और स्टेज 4 के अंदर हो तो उसमें सर्जरी का कोई रोल नहीं होता, उसमें सिर्फ हम पैलिएटिव कीमोथेरेपी देते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अद्वियात की अगर बात की जाए, यानी मेडिकेशन या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की तरफ अगर जाया जाए तो किस हद तक इस्तेफादा किया जा सकता है ब्रेस्ट कैंसर में? देखिए, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से क्या मुराद है आपकी? पहले तो ये इसको क्लियर। सर मेडिकेशन के हवाले से। मेडिकेशन में आपको पता है ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बेसिकली कीमोथेरेपी होती है। हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का वर्ड जो है इसके लिए यूज़ नहीं करेंगे। बेसिकली जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो ट्रीटमेंट होता है, 3 डिफरेंट किस्म के हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट जिसमें कीमोथेरेपी होती है, और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट जिसमें रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। तो ब्रेस्ट कैंसर अकॉर्डिंग टू द नेचर हम ये 3 चीज़ों से गुजरने के बाद जो ट्रीटमेंट तकरीबन कंप्लीट होती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, उमूमन ये भी सुनने में बात आई है कि जी बहुत ज़्यादा जड़ें अगर इसकी फैल जाएं तो बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि छाती काटने तक की नौबत आ जाती है। तो ये कौन से लेवल पर जाकर होता है? अच्छा, छाती काटने मैंने अक्सर पाकिस्तान में ये देखा है कि अक्सर जो हमारे जो कुलीग हैं वो छाती काट देते हैं या पेशेंट को इतना डरा दिया जाता है कि छाती को काटने के तौर पे लोग ज़्यादा रुझान है। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में आजकल ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी का दौर चल रहा है, यानी कि पहले यंग पेशेंट के अंदर ब्रेस्ट को बचाना है, अपने काटने से बचाना है, लेकिन उसकी सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें आपको ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़ता है। वो क्या होती हैं कि ब्रेस्ट मल्टीसेंट्रिक डिजीज़ हो। मल्टीसेंट्रिक से मुराद ये कि ट्यूमर एक से ज़्यादा ब्रेस्ट के हिस्से में पाया जाता हो, उस कंडीशन में आपको ब्रेस्ट पूरा निकालना चाहिए। ट्यूमर का साइज़ बहुत बड़ा हो और कीमोथेरेपी से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो तो आपको निकालना चाहिए। मल्टी सेंट्रिक डिजीज़ ऐसा हो जो 5 सेंटीमीटर से एक क्वाड्रेंट से दूसरे से क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा हो तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं मल्टी सेंट्रिक डिजीज़। उस कंडीशन में ब्रेस्ट को निकालना चाहिए। इसके अलावा हाईली रिकरेंस, जिस कंडीशन में लोकल रिकरेंस के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उस कंडीशन में भी हम रिकमेंड करते हैं कि ब्रेस्ट को निकालना चाहिए। लेकिन स्टेज 1 और स्टेज 2 के कैंसर के पेशेंट के अंदर ब्रेस्ट को निकालना मुनासिब नहीं है। ठीक। अच्छा सर, नॉर्मल अगर मिसाल के तौर पे पोस्ट रिमूवल की तरफ अगर बात की जाए कि मिसाल के तौर पे अगर छाती काट दी जाती है तो एटलीस्ट आप भी ये बात समझते हैं कि वुमेन आइडेंटिटी जो है उस पर भी एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क आता है। तो अगर हम इसके हल की जानिब जाएँ तो क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं चाहूँगा कि आप वो भी बताइए। अच्छा, ऐसा होता है कि वो पेशेंट जिनकी मैस्टेक्टमी होती है, जिसे हम कहते हैं छाती का रिमूव कर देना जी, उन पेशेंट्स के अंदर 2 टाइप की जो हम रिकन्स्ट्रक्शन हम ऑफ़र करते हैं। एक कहलाता है इमीडिएट रिकन्स्ट्रक्शन। इमीडिएट रिकन्स्ट्रक्शन के अंदर हम सिलिकॉन इम्प्लांट ऑफ़र करते हैं उन पेशेंट के अंदर जिनके अंदर जो है ब्रेस्ट का साइज़ छोटा होता है। तो हम पहले प्लाज्मा एक्सपेंडर जो है लगा देते हैं ताकि हम स्किल को इसको स्ट्रेच कर सकें, फिर बाद में हम सिलिकॉन इम्प्लांट लगा सकें। डिलेड रिकन्स्ट्रक्शन जो आफ्टर कीमोथेरेपी जो है हम 2-3 टाइप के रिपेयर्स होते हैं। लैटिमस डॉर्सटाई फ्लैप होता है, इसके अलावा जो है ट्रेपेजियस फ्लैप होता है। तो फ्लैप के ज़रिए हम जो है छाती को हम बना देते हैं दोबारा से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। मैं हूं यूनुस खान। जिंदगी में कुछ फैसले मुनासिब वक्त पे किए जाते हैं, जैसे कि मेरा ये फैसला जो मैंने सही वक्त में किया। अम्मार आइकॉन टावर, बेहतरीन लोकेशन,
बेहतरीन रिहायशी प्रोजेक्ट अम्मार आइकॉन टावर, नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी गुलशन कनीस फातिमा सोसाइटी में 300 फुट चौड़े मेन रोड से मुत्तसिल, जहां है दौरे जदीद के तमाम सहूलियात। आसाइश और रिहाइश साथ साथ। तामीराती काम तेजी से जारी। पहले विजिट करें, फिर फैसला करें। मेरा एतमाद अम्मार डेवलपर एंड बिल्डर्स। मैंने तो बुक करा लिया है और आपने बुकिंग सिर्फ 45,000 से और माहाना किस्त सिर्फ 12,000। अभी बुकिंग कराएं अम्मार आइकॉन टावर्स में और मोटरसाइकिल साथ ले जाएं, वो भी बिल्कुल फ्री। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें मार्केटिंग की दुनिया का मारूफ नाम TI मार्केटिंग नेटवर्क। सेल नंबर 0309 222 9914 0330 3587 फोन नंबर 021 364 03312 and 4। देखते रहिए हेल्थ इज लाइफ 99 न्यूज़ चैनल पर। वेलकम बैक नाज़रीन, डॉक्टर अरशदुल्ला खान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आइए गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के हवाले से अगर बात की जाए तो इसके क्या क्या बुनियादी फ़वायद हैं? देखें, ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शंस के जो सबसे जो फ़ायदा ये होता है कि वुमेन आइडेंटिटी आपकी अमूमन होता है कि ऐसे पेशेंट जिनको छाती रिमूव कर जाता है वो सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनकी फ़ीमेल आइडेंटिटी मुतासर होती है। जी जी। तो ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन का फ़ायदा ये होता है कि यू कैन गेन द कॉन्फिडेंस और पेशेंट के अंदर जो है वो जो डिप्रेशन है उससे आप बच जाते हैं आप और अपनी शनाख्त जो है उसको बहाल कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है कि अपनी आइडेंटिटी को दोबारा रिज्यूम करना। ठीक, तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज होता है इसका। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एज रिस्ट्रिक्शन भी है इस रिकन्स्ट्रक्शन के हवाले से? बेसिकली वी विल प्रेफर जो है वो यंग पेशेंट के अंदर लाइक बिलो 40 जो है वो रिकमेंड करते हैं कि ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन कराया जाए, लेकिन इसके लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। ठीक है, आप किसी भी उम्र में करवा सकते हैं इसको। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, नुकसानात के हवाले से अगर बात की जाए तो क्या इस सर्जरी के नुकसानात भी हो सकते हैं? जी देखें, दुनिया में कोई भी सर्जरी ऐसी नहीं है जिसके नुकसानात ना होते हो। सही बात है, क्योंकि जो कोई भी जो है सर्जरी होती है इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। और हम जो सर्जरी प्लान करते हैं, अगर बेनिफिट का रेशियो ज़्यादा हो और नुकसान का रेशियो कम हो तो डेफिनेटली हम उसकी तरफ रिकमेंड। इसके बहुत सारे हैं, तो वुंड कॉमनली जो है अगर सिलिकॉन इम्प्लांट की बात करें तो वुंड इन्फेक्शन हो जाता है, फ्लैप नेक्रोसिस हो जाता है, आपका फेलियर हो जाता है, बाज़ दफ़ा इतना सीवियर इन्फेक्शन होता है कि आपको निकालना पड़ जाता है। इसी तरीके से जो है वो अगर सप्लाई जो है वो फ्लैप की जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है। तो ये सारे जो हैं वो डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर एक्सपीरियंस हैंड अगर इन्वॉल्व हो तो ये जो इसके चांसेस होते हैं बहुत कम होते हैं। रिस्क फैक्टर्स को कम से कम किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टैटिस्टिक्स के हवाले से अगर बात की जाए यानी शुमारियात के हवाले से, तो स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो क्या कहती हैं इस हवाले से कि ये इलाज कितना कामयाब है, या लोग जो हैं वो कितना कन्विंस हो जाते हैं ईजीली इस हवाले से? मैं आपको बताता चलूँ कि स्टेज 1 के अंदर अगर आप सर्जरी अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली डिटेक्शन हो जाती है तो 97 to 99% जो है सर्वाइवल रेट 5 years लोग कर जाते हैं। स्टेज 2 के अंदर जो है वो 93 to 95% है, स्टेज 4 के अंदर 72 से अबव है, और स्टेज 3 के अंदर और स्टेज 4 के अंदर जो है 21% लोग जो है 5 years सर्वाइव करते हैं। तो मेरा जो स्लोगन है कि अर्ली डिटेक्शन अर्ली क्योर, इसलिए मैं कहता हूँ कि जितनी भी वुमेन हैं ख़ास तौर पे इस पर कंसंट्रेट करें कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसकी तशख़ीस एज सुन एज पॉसिबल करवाएं ताकि आपका इलाज मुमकिन हो सके। ठीक ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ सवालात मैं चाह रहा था कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक भी हों, तो आपके करियर का कोई ऐसा यादगार वाक़या रिगार्डिंग कैंसर पेशेंट जो आपको याद हो या याद आता हो? बहुत सारे वाक़यात हैं मेरी ज़िंदगी के अंदर जिसमें मैं एक बहुत अच्छा वाक़या है। मेरी बहुत अच्छी पेशेंट है, उसका नाम हन्ना है। उसका मैं ज़िक्र से करूँगा कि वो हमारे लिए हमारे सऊदी सोसाइटी के अंदर एक रोल मॉडल है और इसका वो सेलिब्रिटी है माशाल्लाह।
वो 31 ईयर की एज में बहुत ही प्यारी लड़की जो है वो 31 की एज में मेरे पास क्लिनिक पे आई और बहुत ही यंग थी और न्यूली मैरिड थी, एक बच्चा था उसका। जब उसकी तशख़ीस हुई ना तो मैं बहुत अपसेट हुआ और अनफॉर्चुनेटली जो है वो उसकी तशख़ीस इस तरह की हुई कि मतलब कि उसको जो है मल्टी सेंट्रिक डिजीज़ था और 31 ईयर की एज में हमने उसका पूरे छाती का ऑपरेशन किया, हम पूरे छाती में निकाली, यानी उसकी मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टमी करनी पड़ी हमें। उसके बाद वो ज़िंदगी में बहुत डिप्रेस थी, बहुत उसने जो है ना वो डिप्रेशन था, बड़ी मुश्किल से डिप्रेशन से निकले, उसकी ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन हुई और उसने क्या किया, उसने लोगों को मोटिवेट करने के लिए कैंपेन शुरू की। आज उसके डिफरेंट पेजेस के अंदर, डिफरेंट सऊदी सोसाइटी के अंदर वो एक रोल मॉडल बन गई है। तो ये एक ऐसा केस था कि देखें ब्रेस्ट कैंसर है ना, एक बीमारी है, इसको बीमारी की तरह लें आप और इसको जो है एज सुन एज पॉसिबल तशख़ीस करें। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि कैंसर आपको हो गया तो आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है फ़ाइट करने का तो आप डिज़ीज़ को डिफीट कर सकते हैं। तो ये रोल जो मैं एग्जांपल देता हूँ हन्ना की एग्जांपल है। अब आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसको कि कितना ज़्यादा वो जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के ऊपर काम करती है और कितना ज़्यादा लोगों के लिए एक रोल मॉडल है। और अब अभी आप उससे मिलेंगे आप तो आपको नहीं लगेगा कि शी इज़ अ कैंसर पेशेंट। तो इज़ अ बेस्ट एग्जांपल फॉर द मोटिवेशन फॉर वुमेन इन योर करियर से। या ऑफ कोर्स। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब एक और सवाल जो है वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक पूछना चाहूँगा कि इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? बेसिकली इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। बहुत सारे मैंने बेसिकली कैंसर सर्जरी की तरफ मैं क्यों माइल हुआ, उसकी वजह ये थी कि मैंने पाकिस्तान में ऐसे लोगों को भी देखा है, मैं आपको बताऊं कि जिनका इलाज मुमकिन हो सकता था लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो नहीं आ सके। यही वजह है कि मैं पाकिस्तान का पहला ऑनलाइन कैंसर क्लिनिक इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। जी। और वेरी सुन जो है इंशाल्लाह हम लॉन्च करने वाले हैं कि जिसमें हम पूरी दुनिया के जितने भी कैंसर से शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं डॉक्टर्स हम गैदर किया उसके अंदर। आप बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस पे करके आप उस डॉक्टर के पास एक्सेस कर सकते हैं जो आपको प्लान ऑफ मैनेजमेंट बता सकता है, आपको ट्रीटमेंट प्लान बता सकता है, आपको गाइड कर सकता है। आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी हिस्से में हमें लॉग इन करके हमें आप कर सकते हैं। फाइट अगेंस्ट कैंसर क्लिनिक ऑनलाइन इसका है, इंशाल्लाह विल लॉन्च सून। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर आपको बताऊं साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर रेशियो है। इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में हर 1000 वुमेन के अंदर 52.2% जो है वुमेन जो है वो कैंसर से सफ़र करती हैं, जबकि इंडिया में 23 पॉइंट समथिंग एंड बांग्लादेश में 24 पॉइंट समथिंग। तो पाकिस्तान रीजन में सबसे ज़्यादा हाई रेट है ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट का। तो ब्रेस्ट कैंसर इज़ जो ट्रीटेबल डिजीज़ है और आपको करना चाहिए। So that's why I decided to start my career as a surgical oncologist. ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि आपका जो फेसबुक पेज है उसके मुताल्लिक भी आप बताइए कि कोई अगर मज़ीद उसको एक्सेस करना चाहे, क्योंकि मैंने देखा है कि तकरीबन पूरी दुनिया से लोग जो हैं वहाँ पे अपने केसेस जो हैं वो पोस्ट भी करते हैं और आप सबसे गाइडलाइन। मेरा पेज है फेसबुक पे फाइट अगेंस्ट कैंसर, ये मैंने इस्टेब्लिश किया था। इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि हमारी पेशेंट थी जिसको रेक्टल कैंसर था और उसकी लेट तशख़ीस की वजह से उसकी डिज़ीज़ जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकी, उसकी डिज़ीज़ जो है वो कंट्रोल नहीं हो सकी और उसके बाद जो है क्या हुआ कि वो अल्टीमेटली उसका इंतकाल हो गया। तो ही वॉज अ मॉडल बिहाइंड दिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस पेज। और फिर हमने इस पेज को इस्टेब्लिश किया जिसमें सारे ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड शोबे के जो डॉक्टर्स हैं मौजूद हैं, आप वहाँ पे पोस्ट कर करके आप फ्री में जो है वो राय हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पर्सनल अटेंशन चाहिए और तो आप जो है डॉक्टर्स की लॉन्ग क्यू से बचने के बजाय हमारे पेज पे लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद बेस्ट हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा हासिल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से क्या मेल कैंडिडेट्स भी सामने आते हैं? जी, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टैटिस्टिक्स जो है कहती है कि वुमेन के अंदर होता है, लेकिन 1 to 2% जो है मेल भी ब्रेस्ट कैंसर से इन्वॉल्व हो सकते हैं। और मेल के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो हाईली एग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर होता है। अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब उसकी भी अलामात वैसी ही होंगी कि जैसी कमोबेश अलामात वैसे ही होती हैं। मेल ब्रेस्ट कैंसर क्योंकि मेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलप नहीं होता तो मास या लम जो है वो इजीली डिटेक्ट हो सकता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। ठीक। क्योंकि वुमेन के अंदर जो है वो ब्रेस्ट डेवलप होता है तो जब तक वो मास बड़ा नहीं होता
तो आप उसको फील नहीं कर सकते, ठीक। क्योंकि मेल के अंदर जो है वो उसको फील करना ईजी होता है। तो उसमें भी लाइक उनको वैसे ही होगा कि गुठली महसूस होगी? जी, वैसे ही गुठली महसूस होगी, अल्सर बन जाएगा, गुठली जो है वो मुख्तलिफ चेंजेस लेकर आएगी, गुठली हार्ड गुठली होगी, स्किन को इन्वॉल्व कर लेगी, लोकली मसल को इन्वॉल्व कर सकती है। ये सारी अलामत सेम होंगी जैसे फीमेल के अंदर होती ठीक। हैं, लेकिन मेल कैंसर जो होता है वो हाईली एग्रेसिव होता है एज कम्पेयर टू वुमन। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप अपने असातिज़ा के मुतालिक कुछ बताएं कि कैसे कैसे असातिज़ा आपको मिले और कौन से ऐसे टीचर्स हैं आपके जो आपको आज भी याद आते हैं? बेसिकली मैं बेसिक सर्जिकल ट्रेनिंग जो है मैंने अब्बासी शहीद हॉस्पिटल कराची से ली है, और मेरे जो सुपरवाइजर्स हैं प्रोफेसर अशरफ हसन थे, जो इंतहाई डेडिकेटेड पर्सन थे, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो पूरी ज़िंदगी जो है वो सर्जिकल कैरियर में गुजारी और डेडिकेशन के साथ। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आए जो मेरे लिए रोल मॉडल बने, जिसमें सऊदी अरब में डिफरेंट कंसल्टेंट थे, जिसमें से डॉक्टर मिकवार का नाम मैं लेना पसंद है, जो मेरे फेसबुक पे एज अ कंसल्टेंट भी काम हैं। तो वो एक वाहिद रोल मॉडल थे जिन्होंने मुझे सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा एक्सेस दिया और बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, जिसकी वजह से मैं जो है ग्रूम हुआ थोड़ा सा, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि इस वक्त हम प्रोग्राम के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि कोई ख़ास पैगाम जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहें। अच्छा, बेसिकली मेरा जो एक ही पैगाम है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो लाइलाज नहीं है। अगर आप इसकी अर्ली तशख़ीस कर सकें और अर्ली डॉक्टर के पास जा सकें तो इसका इलाज मुमकिन है। तो अगर आपकी छाती में ये अलामत जो मैंने बयान की हैं मौजूद होती हैं, तो बग़ैर किसी टाइम को ज़ाय किए बगैर अपने करीबी डॉक्टर के पास जाएं और इसकी तशख़ीस करवाएं, क्योंकि आपका इलाज मुमकिन है। तो लिहाजा इसमें ताख़ीर आपको मौत का बाइस बन सकता है। तो अर्ली डिटेक्शन, अर्ली क्योर, माय स्लोगन। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। एक बार फिर इंतहाई मशकूर, इंतहाई ममनून कि आपने जो है वो हमारे शो के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी हाँ नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अरशदुल्ला ख़ान, कंसल्टेंट जनरल ऑन्कोलॉजी एंड ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी सर्जन, सऊदी नेशनल हॉस्पिटल मक्का मुकरमा। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, मेरा राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।